नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीसरे लॉन्च पैड यानी थर्ड लॉन्च पैड की स्थापना से संबंधित परियोजना को मंजूरी दी। आरबीआई ने भारतीय रुपये में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपर लेयर यानी एनबीएफसी यूएल में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की सूची जारी की। भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के उपयोग पर सलाह जारी की। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के महत्व को उजागर किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया। स्पेस डॉकिंग को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स मिशन के तहत दो छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट का उपयोग करके संपन्न किया गया है। आपको बता दें, स्पेस डॉकिंग के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान दो उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे वे एक यूनिट बन जाते हैं। स्पेस डॉकिंग करने वाले अन्य 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं। चलिए सबसे पहले स्पेडेक्स यानी SPADEX मिशन के बारे में बात करते हैं। स्पेडेक्स और 24PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POEM4 पेलोड्स को इसरो द्वारा PSLV-C60 के माध्यम से दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के लक्ष्यों को देखें तो इसमें SDX-01 को SDX-02 के पास लाना और स्वतः संचालित डॉकिंग प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन करना, डॉकिंग के बाद एक संयुक्त सिस्टम की स्थिरता और इसे एक इकाई के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करना, टारगेट अंतरिक्ष यान की कार्य अवधि को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना और डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों के मध्य पावर ट्रांसफर का परीक्षण करना शामिल है। इस मिशन की अवधि डॉकिंग संपन्न होने के बाद 2 वर्ष तक की है। चलिए अब स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग समझते हैं। अंतरिक्ष यानों के बीच स्वतः संचालित संचार के लिए इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक ISL का उपयोग किया गया है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित नवीन रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपगेशन RODP प्रोसेसर, इसका उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस मिशन को सक्षम करने के लिए विकसित अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों में डॉकिंग मैकेनिज्म और सेंसर सूट, स्वतः संचालित तरीके से दूसरे अंतरिक्ष यान के पास आना और उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना यानी ऑटोनॉमस रेंडेजवस एंड डॉकिंग स्ट्रैटेजी आदि शामिल है। खबर के अंत में स्पेडेक्स मिशन का महत्व भी जान लेते हैं। पहला महत्व है भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक होना, जैसे चंद्रमा से सैंपल वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का निर्माण करना आदि। दूसरा है उपग्रह की मरम्मत और रखरखाव, डॉकिंग से उपग्रहों की मरम्मत करने और उनमें ईंधन की पुनः आपूर्ति करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी परिचालन अवधि बढ़ जाती है। तीसरा है भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए मददगार। यह तब उपयोगी होता है जब एक ही मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। और अन्य महत्व देखें तो इससे स्पेस रोबोटिक्स, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन आदि में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीसरे लॉन्च पैड यानी थर्ड लॉन्च पैड की स्थापना से संबंधित परियोजना को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की जाएगी। चलिए सबसे पहले तीसरे लॉन्च पैड TLP के बारे में समझते हैं। ये नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी NGLV कार्यक्रम सहित इसरो के महत्वाकांक्षी भविष्य के मिशनों को सपोर्ट करेगा। साथ ही लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 यानों को भी सपोर्ट करने के लिए अनुकूल होगा। इन यानों में सेमी क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM-3 और NGLV के भविष्य के स्केल अप संस्करण भी शामिल हैं। नए NGLVs को क्षैतिज रूप से भी असेंबल किया जा सकता है। ये लॉन्च पैड से ऐसे NGLVs को प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा। इसके महत्व की बात करें तो इससे अधिक व बार बार प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। साथ ही भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों आदि के लिए भारत की प्रक्षेपण क्षमता मजबूत होगी। अब भारत के मौजूदा लॉन्च पैड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में इसरो श्रीहरिकोटा में स्थित 2 लॉन्च पैड पर निर्भर है। ये है फर्स्ट लॉन्च पैड यानी FLP और सेकेंड लॉन्च पैड SLP। FLP को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के लिए विकसित किया गया है। यह PSLV और SSLV को लॉन्च करने में सहायता प्रदान कर रहा है।
सेकेंड लॉन्च पैड को मुख्य रूप से GSLV और LVM-3 के लिए स्थापित किया गया है और यह PSLV के लिए स्टैंड बाय के रूप में कार्य करता है। इसी से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था और गगनयान मिशन लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ते हुए थर्ड लॉन्च पैड TLP के लिए श्रीहरिकोटा का चुनाव करने का कारण जानते हैं। पहला कारण है पूर्वी तट पर अवस्थित। श्रीहरिकोटा से पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाते हुए पूर्व दिशा में सुविधापूर्वक प्रक्षेपण किया जा सकता है। दूसरा है भूमध्य रेखा से निकटता। चूंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना सबसे तेज होता है, परिणाम स्वरूप लॉन्च व्हीकल को अतिरिक्त बल मिलता है। इससे पेलोड में और अधिक वृद्धि की जा सकती है तथा परिचालन लागत में कमी आती है। तीसरा है सुरक्षा। परीक्षण के लिए कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है। अन्य कारण देखें तो यह बड़े पैमाने पर निर्जन क्षेत्र है और समुद्र के करीब है। इससे लॉन्च व्हीकल का उड़ान पथ पूरी तरह से समुद्र के ऊपर सुनिश्चित हो जाता है। खबर के अंत में नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी NGLV कार्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। यह इसरो द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और अन्य पेलोड को लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट विकसित करना है। इस नए रॉकेट को सूर्य रॉकेट नाम दिया गया है। इसकी विशेषताओं को देखें तो यह 3 स्टेज व्हीकल है। इसमें पहला स्टेज पुनः प्रयोज्य यानी रीयूजेबल है। पुनः प्रयोज्यता के परिणाम स्वरूप वहनीय प्रक्षेपण और मॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम का विकास संभव हो पाएगा। बूस्टर स्टेजेस में सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का उपयोग होगा तथा ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन व ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन LOX का उपयोग किया जाएगा। इसकी पेलोड क्षमता वर्तमान पेलोड क्षमता से 3 गुना अधिक होगी। इसकी लागत LVM-3 की तुलना में 1.5 गुना अधिक होगी। RBI ने भारतीय रुपये में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के तहत जारी मौजूदा विनियमों की समीक्षा की। इस कदम का उद्देश्य भारतीय रुपये में सीमा पार लेन देन यानी रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। चलिए RBI द्वारा FEMA विनियमों में किए गए हालिया बदलाव जानते हैं। पहला है विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को दिए गए अधिकार। वे अधिकृत डीलर यानी ऑथराइज्ड डीलर बैंकों की विदेशी शाखाओं में INR खाते खोल सकते हैं। इन खातों का उपयोग भारत में रहने वाले व्यक्तियों के साथ सभी अनुमत चालू यानी करंट और पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट लेन देनों के लिए किया जा सकता है। वे अपने विशेष अनिवासी रुपया खाता SNRR और विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता SVRA जैसे रिपेट्रिएबल INR खातों में मौजूद बैलेंस का उपयोग करके अन्य विदेशियों के साथ लेन देन कर सकते हैं। रिपेट्रिएबल INR खातों में बैलेंस राशि का उपयोग विदेशी निवेश के लिए किया जा सकता है। भारतीय निर्यातक अब विदेशों में किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकेंगे। इन खातों का उपयोग व्यापारिक लेन देन करने, निर्यात से अर्जित धनराशि प्राप्त करने और इन धनराशियों का आयात के भुगतान के लिए उपयोग कर सकेंगे। ऐसे में अब ये जानते हैं कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत अन्य देशों के साथ लेन देन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाया जाता है। इसके तहत शुरुआत में रुपये में आयात और निर्यात व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, फिर इसे अन्य चालू खाता लेन देन में और अंत में पूंजी खाता लेन देन में उपयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हुए रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ भी जान लेते हैं। रुपये में लेन देन करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशों में घटित घटनाओं से आहत होने से बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे वित्तीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक लेन देन में रुपये का उपयोग करने से व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे डॉलर की मांग में कमी आएगी और भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारी आर्थिक आघातों से निपटने के लिए अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाएगी। चलिए अब विशेष वोस्ट्रो रुपये खाते यानी SVRA के बारे में बात करते हैं। देश में स्थित भारतीय बैंकों में विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रुपये में खोले गए खातों को विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता कहते हैं। ये विदेशी संस्थाओं की भारतीय रुपये में होल्डिंग्स को भारतीय बैंक में सुरक्षित रखने में मदद करता है। जब कोई भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को रुपये में भुगतान करना चाहता है तो वह राशि को इस वोस्ट्रो खाते में जमा करता है। इसी प्रकार यदि विदेशी व्यापारी भारतीय निर्यातक को भुगतान करना चाहता है तो वह इस खाते में जमा राशि से रुपये में भुगतान कर सकता है। खबर के अंत में विशेष अनिवासी रुपया खाता SNRR के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक प्रकार का चालू खाता यानी करंट अकाउंट है। इसे भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कंपनी भारत में किसी प्रकार के व्यावसायिक हित के लिए खोल सकता है।
इस खाते का उपयोग निर्दिष्ट व्यापारिक लेन देन, विदेशी निवेश, भारी वाणिज्यिक उधारी आदि के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपर लेयर एनबीएफसी यूएल में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की सूची जारी की। इस सूची में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आदि शामिल हैं। ये सूचीकरण एनबीएफसीज के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन एसबीआर पर आधारित है। एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी यूएल के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक आवश्यकता का पालन करना होता है। इस फ्रेमवर्क को संक्रामक के प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, विनियमन में अनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने एवं गुणवत्ता को मजबूत करने तथा एनबीएफसी के जोखिम प्रबंधन में सुधार करने के लिए पेश किया गया है। आपको बता दें, संक्रामक जोखिम का अर्थ है वित्तीय प्रणाली में एक संस्थान, उद्योग या क्षेत्र में उत्पन्न हुए संकट या अस्थिरता का अन्य संस्थानों, उद्योगों या क्षेत्रों में फैल जाना। अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। एनबीएफसी आमतौर पर ऋण देने वाली गतिविधियों में संलग्न होती है। यद्यपि एनबीएफसी उन संस्थाओं को ऋण नहीं देती है जो मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधि, वस्तुओं के व्यापार और अन्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्ति जैसे बिक्री, खरीद, निर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों में शामिल है। बैंकों के विपरीत एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, ये केवल सावधि जमा स्वीकार कर सकती है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये स्वयं पर आधारित चेक जारी नहीं कर सकती है। एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा नहीं मिलती है। भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के उपयोग पर सलाह जारी की। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इन सलाहों से मतदाताओं को पता चल सकेगा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार किए जा रहे कौन से कंटेंट एआई से सृजित हैं या सिंथेटिक हैं। इन सलाहों में शामिल है एआई या सिंथेटिक रूप से तैयार कंटेंट को लेबल करना। ऐसी कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो या अन्य कंटेंट जो एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से तैयार किए गए हों या उनमें व्यापक बदलाव किए गए हों, उन्हें स्पष्ट रूप से लेबल किया जाए। और प्रचार सामग्री में प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर, जहां भी सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग किया गया हो वहां डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। अन्य संबंधित घटनाक्रम देखें तो दिल्ली पुलिस ने एआई के संभावित दुरुपयोग पर नजर रखने हेतु दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह अधिकारी चुनाव से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेगा। चलिए अब चुनावों में एआई का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव को देखें तो इसमें है मतदाता और नागरिक समुदाय की बेहतर सहभागिता। एआई संचालित चैटबॉट से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना। एआई का उपयोग करके चुनाव में धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों और विसंगतियों का पता लगाकर साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा है डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणियां। एआई किसी क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण करके राजनीतिक दलों को संसाधनों के बेहतर तरीके से आवंटन में मदद कर सकता है। साथ ही तकनीक फंड जुटाने में भी मदद कर सकती है। और आखिरी है मतदाता प्रोफाइलिंग और माइक्रो टारगेटिंग। एआई के उपयोग से मतदाता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे रियल टाइम आधार पर रणनीति बनाने, मतदाताओं से सही समय पर संपर्क बनाने और सही मतदाताओं तक पहुंचकर अपना संदेश प्रसारित करने में मदद मिल सकती है। वहीं अब नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसमें पहला है डीप फेक्स। एआई से तैयार वास्तविक दिखने वाले डीप फेक ऑडियो और वीडियो मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है एल्गोरिदम संबंधी पक्षपात। मशीन को पक्षपाती डेटा से प्रशिक्षित करने पर अनुचित या भेदभाव वाले चुनाव प्रचार को बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहले से मौजूद असमानताएं और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा है मतदान व्यवहार को प्रभावित करना। यह एल्गोरिदम का मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। और आखिरी है तकनीक पर निर्भरता बढ़ना। एआई टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने से निजता के अधिकार के उल्लंघन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है और साइबर हमलों या सिस्टम फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। खबर के अंत में चुनाव में एआई के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी जान लेते हैं। सोशल मीडिया में एआई के उपयोग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनावों पर प्रभाव का आकलन एवं शोध करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा जवाबदेही और पारदर्शिता संबंधी दायित्वों के तहत किए गए दावों को सत्यापित करना चाहिए।
इतना ही नहीं, नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट का पता लगाने और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विनियमित एल्गोरिदम फिल्टर बनाने चाहिए और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एआई के उपयोग पर वैश्विक मानक स्थापित करने चाहिए। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के महत्व को उजागर किया गया। यूनिसेफ ने ग्लोबल आउटलुक 2025 प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में डीपीआई के रूपांतरकारी भूमिका के बारे में बताया गया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई क्या है। ये उन साझा डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है जो सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक या निजी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इसके इकोसिस्टम में प्रौद्योगिकी, बाजार और गवर्नेंस शामिल है। अब बच्चों के कल्याण में डीपीआई की भूमिका समझते हैं। इसमें पहला है आवश्यक सेवाओं की समान उपलब्धता। उदाहरण के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणालियों से जुड़े डिजिटल पहचान पत्र आवश्यक सेवाओं तक आजीवन पहुंच को सक्षम बनाते हैं। शिक्षा के उदाहरण को देखें तो शिक्षा में मौजूदा अंतराल को कम करने हेतु भारत का राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म दीक्षा लॉन्च किया गया है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुगम बनाता है। उदाहरण के लिए जमैका में इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री से बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार हुआ है। इसके अलावा यह बच्चों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देता है। साथ ही यह लाभों के लक्षित वितरण और बेहतर डेटा साझाकरण को सक्षम करके सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करता है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। आगे बढ़ते हुए डीपीआई के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां जानते हैं। पहली चुनौती है खराब कनेक्टिविटी और डिजिटल असमानता। उदाहरण के लिए 15 से 24 वर्ष की आयु के केवल 43.6% भारतीय ग्रामीण युवा ही ईमेल भेज सकते हैं। दूसरी है राष्ट्रीय पहचान पत्र में सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स (CRVS) प्रणालियों का खराब एकीकरण। यह सार्वभौमिक कवरेज में बाधा उत्पन्न करता है। अन्य चुनौतियों में डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और अलग अलग प्रणालियों के बीच तालमेल की कमी, डेटा सुरक्षा निगरानी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे आदि शामिल हैं। खबर के अंत में मुख्य सिफारिशों पर भी नजर डाल लेते हैं। CRVS को डिजिटाइज करना चाहिए ताकि ये डिजिटल पहचान पत्र के लिए मूलभूत आधार के रूप में कार्य कर सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के बीच सुगम, सुरक्षित व संरक्षित डेटा विनिमय को संभव किया जाना चाहिए। साथ ही डिजिटल वित्तीय समावेशन और साक्षरता के माध्यम से बच्चों, युवाओं तथा उनके परिवारों को सशक्त बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रभावित करने वाली डिजिटल अवसंरचना डिजाइन करते समय बच्चों की राय को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे काबो वर्दी की, जिसकी राजधानी है प्राया। विश्व बैंक ने अपनी देश जलवायु और विकास रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि काबो वर्दी को अपनी जलवायु और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए सालाना $140 मिलियन के निवेश की आवश्यकता है। काबो वर्दी की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यह पश्चिम अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह उत्तर में बार्लावेंटो विंडवार्ड समूह और दक्षिण में सोटावेंटो लीवार्ड समूह में विभाजित है। इसका सबसे बड़ा बंदरगाह साओ विसेंट में मिंडेलो है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित एक छोटा द्वीप समूह है। इसके पूर्वी भाग में भूगर्भीय रूप से पुराने व समतल द्वीप हैं तथा पश्चिम में नए एवं अपेक्षाकृत अधिक पहाड़ी द्वीप हैं। इसकी जलवायु देखें तो यहाँ साल भर गर्म तापमान रहता है, बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ अटलांटिक से समुद्री पवनें चलती हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन में लौटने का अधिकार और भरण पोषण के अधिकार पर न्यायिक कार्यवाहियां एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP लॉन्च किया। इन हवाई अड्डों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े वैश्विक जोखिमों को वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया।
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट उप समिति ने 4 वन क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित करने की मंजूरी दी है। ऑलिव रिडले कछुओं की मौतों में हुई वृद्धि के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्य सचिव एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। ब्लू ओरिजिन का विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट अपने पहले अंतरिक्ष मिशन NG-1 के लिए फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।